इंग्लिश 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 इतना हो गया। आज भी हरियाणा में चले जाइए तो आई फील इंग्लिश इज एट द टॉप। फिजिक्स में कितना भी अच्छा बच्चा हो, कितना भी केमिस्ट्री में हो, वो बेचारे को इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि वो अभी भी हेजिटेट करता है। मतलब आई मैट विद द पेरेंट्स, दैट काइंड ऑफ पेरेंट, मैडम और कुछ नहीं चाहिए आपसे, मेरे बच्चे को ना बस अंग्रेजी बोलना सिखा दीजिएगा। जैसे मैं आज भी फीमेल से बात करने में हेजिटेंट होता हूँ क्योंकि वो पेरेंटिंग उस तरीके की गई है, राइट। सो डाउन द लाइन आई बिलीव इन वन थिंग, वन इज द पेरेंटिंग। जो बचपन से बच्चे को सिखाया जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कोई सुसाइड बच्चा कर ही नहीं सकता अगर उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना दो तो। So, welcome ma'am, welcome to this podcast known as Let's Talk Education. आज एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं एंड हम लोग इस पॉडकास्ट को ना थोड़ा इंग्लिश में रखेंगे ताकि मैक्सिमम ऑडियंस सुन पाए और समझ पाए, बिकॉज इंग्लिश आज भी सबकी लैंग्वेज नहीं है हमारे कंट्री में. And I personally even interrupted here that while we are talking about the emotions, we cannot express the emotion from the different or the foreign language. So जो चाहे इंग्लिश में नहीं है. That's very true, but जब चाहे आप प्यार करो या गालियां तो वो हिंदी में अच्छी लगती हैं. So that is very true. Right. So पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं वही डिस्कस करना चाह रहा था, मेरे माइंड में अभी क्वेश्चन आया था. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वन एजुकेशन फॉर ऑल. हमारा अगर एजुकेशन सिस्टम को क्लोजली अंडरस्टैंड किया जाए, क्लास में 30, 35, 40 बच्चे हैं एंड वी पर्सनली नो, एज अ पेरेंट आप भी जानते होंगे ये चीज़, और एज अ ह्यूमन बीइंग आप भी ये चीज़ जानते होंगे, हर बच्चे की खुद की क्वालिटी है, हर बच्चे की खुद की स्किल है, हर बच्चे का खुद का पैशन है, हर बच्चे का खुद का विजन है, बट स्टिल आवर एजुकेशन सिस्टम इज वन फॉर एवरीवन. Yes. सो क्या ओपिनियन है आपका इसके ऊपर? मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा हो सकता है मैं बायस्ड हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि आई एम द CBSE मास्टर ट्रेनर. तो हो सकता है मैं CBSE को ज़्यादा प्यार करती हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ. टीचर्स को जाके स्कूल्स में भी बातें करते हैं हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके, बिकॉज वहाँ पे जो भी मैनुअल्स तैयार होते हैं, जो भी चीज़ें तैयार होती हैं, वो बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करके फिर तैयार होते हैं. सो चाहे अपन सिस्टम की बात करते हैं तो चाहे पहले CCE इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था, राइट. I agree with your point that it is a challenge for everyone because no monkey can swim and no fish can climb. Like, I agree with this point, but still that's why the CCE was there. Continuous comprehensive evaluation, right? So उसमें you are not bound कि आपको सिर्फ पेन एंड पेपर टेस्ट देना है. अभी जो आया है CCE किसी भी कारण से वो रुक गया. अब दोबारा से जो NEP की अगर अपन बात करते हैं तो NEP इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग डाउन द लाइन. एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बेस्ड होना चाहिए. आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जो शायद हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था. टीचर आया, रीड किया, कहीं कहीं एक्सप्लेन किया, समराइज किया, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर, यू नीड टू क्रैम इट, कम इट, वॉमिट इट एंड गॉट द मार्क्स. दिस वाज द ट्रेडिशनल सिस्टम. वैसे ट्रेडिशन ये नहीं था हमारा, ट्रेडिशन हमारा था गुरुकुल का. दैट आई टिल टुडे आई लाइक. उसका कोई मुकाबला ही नहीं है. चाहे वो भगवान राम थे, चाहे वो कोई एक जनरल आप में और हम में से कोई बच्चा था, सभी लोग साथ पढ़ रहे थे. यूनिफॉर्मिटी थी. जितने भी आज इंट्रिग्रिटी थी, जितनी भी हम बड़ी बड़ी बातें आज करते हैं, वो सारी की सारी बातें ऑलरेडी हमारे कल्चर में थी, है ना, लिखी हुई और होती थी. टू बी वेरी फ्रैंक, होती थी. सो डाउन द लाइन अगर मैं ये बात कहूँ, जैसे मुझे एक आपकी बात से एक एग्जाम्पल याद आया, महाभारत स्टार प्लस पर जो आती थी, आई लाइक्ड इट टू मच. उसमें एक सीन था कि द्रोणाचार्य जी सभी को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं और उन्होंने एक ट्री पे एक मतलब सेंटर करने के लिए सभी को बोला. जब सभी ने देखा कि भाई आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, आपको, सभी लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया. लाइक युधिष्ठिर, बिकॉज ही वॉज लाइक वेरी मच जस्टिस, ही बिलीव्स इन जस्टिस, तो वो न्याय प्रियता वाले थे. तो उनको दिख रही थी कि पेड़ के नीचे चींटियां हैं, अगर हमने इसको कट किया तो क्या होगा, डाली नीचे गिरेगी, चींटियां मर जाएंगी, ये तो बड़ा खराब हो जाएगा. ये दिख रहा है मुझे. द सेम वे एवरीवन हैज लुक्ड इट आउट.
देन अर्जुन की बारी आती है, कहते हैं मुझे वो उस पेड़ के बीच में एक चिड़िया दिख रही है और उसकी दिख रही है आंख। तो everyone was not a good धनुर्धारी at that time। तो ये तो कभी भी सिस्टम एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे नहीं हो सकता। तो एनईपी भी यही कहता है, और वन एजुकेशन का मेरे अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आई एग्री विद दिस पॉइंट कि एक किताब दे दी जाती है, लेकिन उसको आर्ट इंटीग्रेट किया है ना, उसको साइंस को जब कहा गया है कि आपको थ्योरी से समझ नहीं आ रहा, इट्स ओके, आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। आप बायोलॉजी जरूरी है कि आप क्लास के अंदर और आप चौक और बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आप जाइए क्लास को लेके, क्लास टीचर बायोलॉजी की टीचर जाए बाहर और पूरी बॉटनी पढ़ा सकती है। किचन में से जितने भी एक्सपेरिमेंट, सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस। सी CCE भी मेरे हिसाब से जो फ्लॉप किया वो सरकार ने नहीं किया, हमने बहुत ब्लेम किया, सभी ने ब्लेम किया कि इट वाज एग्जैक्टली वो उसमें इम्प्लीमेंट हम करने वाले हैं। आई रिमेंबर, आई कैन नॉट नेम द स्कूल्स, बट आई रिमेंबर कि लोग अगर इंडिविजुअल बच्चे का डिटेल लिखना था तो उसके लिए भी आई हैव हर्ड दिस, एंड सरप्राइजिंगली एक टीचर ने मुझे बताया कि हम तो ये करते हैं, बहुत सारा काम हो जाता है, हम तो किसी कोई जो नए नए से बच्चे होते हैं उनको पॉकेट मनी चाहिए होती है, उनको कुछ पैसा फिक्स कर देते हैं और उनको बोल देते हैं इनमें ये लाइंस लिख दो। सो दैट इज व्हाट सरकार ने थोड़ी बोला था कि ये इनजस्टिस करो। अगर CCE इम्प्लीमेंट अगर अच्छे से होता, आई एम प्रिटी श्योर दैट वाज अ वंडरफुल आइडिया। द सेम इज विद NEP। NEP में अभी जो मोटा मोटा दिख रहा है वो स्लॉट्स चेंज किए हैं, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है, जो स्ट्रेस दिया है वो कहा है नो क्राइम लर्निंग। उन्होंने कहा है क्या करना है, हर चीज को एक्सपीरियंस करके सीखना है। तो हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट को आपको डिवाइड करना है, बेस करना है एक्टिविटी का, देन वी कैन कम टू वन ऑफ द लेवल whatever the NEP demands। जो बच्चे का लर्निंग आउटकम है वो क्या आ रहा है, कितना एक्टिव लर्नर है बच्चा, इस पे फोकस दिया जा रहा है। आई टोल्ड यू, जैसे मैं मास्टर ट्रेनर हूँ तो इनके स्प्लिट कर करके हम लोगों को टॉपिक्स दिए गए हैं, जो टॉपिक कवर करने हर स्कूल में ऑल ओवर इंडिया। जैसे अभी मेरा जुलाई में एक ट्रेनिंग है, दैट इज टॉपिक इज एक्टिव लर्नर। तो एक्टिव लर्निंग कैसे होगी, उसके टेक्निकलिटीज, क्लासरूम मैनेजमेंट आया, तो क्लासरूम मैनेजमेंट हम गुरुकुल से बात करना शुरू कर। तो ये ट्रेनिंग आप टीचर्स को देते हैं कि प्रिंसिपल्स को भी? एनीवन कैन अटेंड, अदरवाइज दिस इज बेसिकली डिजाइन फॉर द टीचर्स। सो डिफरेंट जैसे सब्जेक्ट है अगर, तो उस तरीके का है, अदरवाइज ये चीज है। कितने पैशनेट टीचर्स आपको दिखते हैं उसमें? देखिए ट्रेनिंग में तो सभी पैशनेट होता है, कुछ एक 5% के अलावा, क्योंकि किसी को कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो फोर्सफुली बुला देती हैं या कुछ इस तरीके से होता है। तो अदरवाइज तो क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करवाते हैं, बहुत इंटरेक्टिव होता है, एक क्लासरूम डेली का रूटीन से डिफरेंट होता है। एवरीवन इज लाइक सिटिंग एंड डूइंग सम एक्टिविटीज़, दे आर एंजॉइंग, समटाइम सिंगिंग ऑल्सो, समटाइम एक्टिंग ऑल्सो, क्योंकि कुछ भी हम एक्ट दे देते हैं टीचर्स को कि आप ये वाला सीन है, आप उसको इनैक्टमेंट कीजिए एज अ चाइल्ड और एज अ पेरेंट और द टीचर, वो डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। सो ये तो पर इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। अब सपोज मैंने 60 टीचर्स को, प्रोसेस बनते हैं बट इम्प्लीमेंट वही उसी पे आ रही हूँ मैंने ट्रेनिंग दे दिया, हम 2 टीचर्स चाहते हैं रिसोर्स पर्सन्स, तो हम लोगों ने ट्रेनिंग दे दिया, टीचर्स ने बहुत अच्छे से यस मैम, एंड पार्टिसिपेशन यूजुअली 99% इट्स लाइक वंडरफुली गुड, क्योंकि सभी के पास सब कुछ है। तो ये तो एक रिफ्रेशर कोर्सेज हैं बेसिकली। तो जब ये हो जाता है सब कुछ, उसके बाद मेरे ख्याल से एज अ प्रिंसिपल आई कैन से दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम टेकिंग एज द होल प्रिंसिपल इन मी। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ट्रेनिंग दी गई है उसका यूज़ कितना हो रहा है, राइट। सो जितने भी पैरामीटर्स हैं हमारे, जितने भी स्किल डेवलपमेंट्स हैं, एक पर्टिकुलर NEP भी यही कहता है, यू नो, आप वन एजुकेशन की बात करते हैं, बुक एक है, अग्रीड, एक बुक है, एक चैप्टर है, 30 माइंड्स डिफरेंट बातें हैं, क्योंकि हम ये भी सिखाते हैं ना कि लर्नर्स आर 4 टाइप्स। किसी को सिर्फ विजुअल से हो रहा है, किसी को लिसनिंग से हो रहा है, किसी को काइनेस्थेटिक से हो रहा है, किसी को और चौथे तरीके से हो रहा है। सो इट्स लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ द लर्निंग, दिस आर द लर्निंग स्टेज।
सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ टीचर कि टीचर को भी उन चारों लर्निंग स्टाइल को मद्देनजर रखते हुए टीचिंग स्टाइल पे फोकस करना है। बट अगेन पॉइंट वही है, हम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद भी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू वन एजुकेशन फॉर ऑल। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट? फॉर एग्जांपल आपने आइडेंटिफाई कर लिया इस क्लास में 4 डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे हैं, जिनको एक को लिसनिंग से समझ में आ रहा है, एक को विजुअल से समझ में आ रहा है, एक को राइटिंग से समझ में आ रहा है, और फोर्थ वट एवर द मेथड इज, बट स्टिल हम वो 4 मेथड फिर भी सबको करवा रहे हैं। आई गेट योर पॉइंट। अब मुझे समझ विजुअल से ही आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि टीचर क्लास में आके क्या बोल रहा है फॉर एग्जांपल, बट स्टिल मैं पूरे 15 साल अपनी लाइफ के वो सुनता रहता हूँ। आई गिव यू एग्जांपल। क्या होता था, मेरा पर्सनल एग्जांपल है, एक हमारे एसएसटी के टीचर होते थे स्कूल में। सो हाउ वी यूज्ड टू लर्न इन बैक डेज, टीचर आते थे क्लास में कि एवरीवन इज गोइंग टू रीड 1 पैराग्राफ, है ना। वो पैराग्राफ पढ़ता था, टीचर एक्सप्लेन करता था, फिर नेक्स्ट बच्चा उठता था, पैराग्राफ पढ़ता था। आई वाज सो स्ट्रेस्ड एट दैट टाइम। मैं काउंट करता था कि मेरे टाइम पे कौन सा पैराग्राफ आना है। अब मेरा फोकस क्या होता था, मैं अपना एज अ स्टूडेंट आपको केस स्टडी बता रहा हूँ, मेरा फोकस क्या होता था कि मैं नहीं सुन रहा कि वो बच्चा क्या बोल रहा है और टीचर क्या एक्सप्लेन कर रहा है। मैं बार बार वो पैराग्राफ पढ़े जा रहा हूँ ताकि जब मैं खड़ा हूँ क्लास के सामने मैं कोई मिस्टेक ना कर दूँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट मैं ये रियलाइज करता हूँ एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने उस पैराग्राफ के चक्कर में पूरा चैप्टर मिस कर दिया अपनी लाइफ में। और मेरे साथ ऐसा सिर्फ एसएसटी के सब्जेक्ट में नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसा हिंदी के सब्जेक्ट में भी हो रहा है, मेरे साथ ऐसा साइंस के सब्जेक्ट में भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट जिसको देख के प्रैक्टिकल करके चीजें समझ में आती थी, नहीं समझ में आती थी बुक्स पढ़ के, बट मेरे सिस्टम ने कभी वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। मतलब मैं भी उसका पार्ट रहा हूँ जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वन एजुकेशन फॉर एवरीवन। मुझे पर्सनली ये समझ में आता है, इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट अस इंटरेस्ट इन 6th, 5th, 7th और 8th ग्रेड एज अ ह्यूमैनिटी, हमें उसको उसी में नरिश करना चाहिए ताकि वो उसी को एज अ पैशन और एज अ करियर भी बनाए, जो कि स्कूल नहीं करता। शायद मैं यहाँ थोड़ा सा डिसएग्री हूँ इस पॉइंट से कि स्कूल नहीं करता, क्योंकि अगर अभी आप ध्यान से देखेंगे तो एवरी टाइप ऑफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप tier 1 or whatever the tiers we can define it, every school is trying to organize the clubs, है ना। तो जो क्लब्स है, और वो स्कूल से पहले कॉलेजेस में होते थे बस, अब वो स्कूल तक आए। क्यों आए? क्योंकि जो स्कूल में जब आएंगे तो उसको पता चलेगा राजकुमार राव ब्लूबेल्स का बच्चा है, पढ़ा हुआ कहाँ है, गुड़गांव का जो ब्लूबेल्स है, राइट। फिर दूसरा जीतू भैया, देखो आपने बोला राजकुमार राव ब्लूबेल्स का बच्चा पढ़ा हुआ है, देखो कहाँ है। अब अगर आप अंडरस्टैंड करो इस स्टेटमेंट को, आपको लगता है ब्लूबेल्स ने उसकी एक्टिंग करियर में कुछ कंट्रीब्यूट किया? बिल्कुल किया होगा। कैसे किया होगा? बिकॉज आपका ब्लूबेल्स से कोई रिलेशनशिप है? नहीं, not directly professionally but personally I know, but I know the school. So what I mean to say, जब क्लब बनते हैं ऐसे बच्चों को, जब भी इंटर स्कूल, इंटर स्टेट इवन, और any kind of the inter house kind of the activities whatever we are conducting, these are the students those who are always raising the hands to participate in. तो टेस्ट तो वहीं से पता चल जाता है, ठीक है। आई अग्री विद दिस पॉइंट कि उसको एग्जाम तो फिर भी क्वालिफाई करना है। तो यूजुअली because I have worked in Bhiwani also. So Bhiwani is the place where the boxers are there. Not only Virendra Singh, but all the boys are Virendra Singh in that area. Because my school was very close to that, and I mean 1 or 2 children are coming from the same family. तो वो अपने आप को उनसे कम नहीं समझते थे। So वहाँ स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा, जब स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा है तब भी उनको ये बोला जाता है बेटा ठीक है, लेकिन देख ये है ना, ये बोल नहीं, उसको भी फिर ट्रीटमेंट दिया जाता था कि बेटा ये बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि ये उस टाइम पे उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पढ़ा कि आज वो इंग्लिश में इंटरव्यू दे सके। बट मैटर नहीं करता, नहीं मैटर करता। नीरज चोपड़ा है जिसने बहुत प्यार से उस चीज को बहुत ही प्यार से उसको मैनिपुलेट किया। ही वॉज अ हीरो, ही इज अ हीरो, एंड आई pretty ensure, बिल्कुल नहीं आती, and he was, I love to interview in Hindi because मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो ये भी एक this is also ये वेस्टर्नाइजेशन जो है ना, ये
इस तरीके से प्लेसमेंट किया जाता है कि आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आपको समझ नहीं आता। आई विल जस्ट गिव यू एग्जांपल। हम इंडियन कमोड से वेस्टर्न कमोड पे कैसे शिफ्ट हो गए किसी को समझ नहीं आया। तो ये जो ट्रांजिशन आ रहा है ना, वो ट्रांजिशन हमें रियलाइज नहीं होता, बट वो इम्प्लीमेंट होता है। वो इम्प्लीमेंट कहाँ से होता है? वेस्टर्न वर्ल्ड से, बिकॉज वी आर बीइंग वेरी मच अट्रैक्टेड आउट ऑफ इट। अब ऑल द उल्टा हो रहा है, योगा इंटरनेशनल हो गया है और अभी भी हम पिज्जा और बर्गर्स खा रहे हैं। दैट इज कंप्लीटली रोड साइड थिंग दैट वाज एक्चुअली डिजाइंड फॉर द पुअर पीपल इन the countries, and we are celebrating the birthdays over there. So what I mean to say here कि चाहे वो राजकुमार राव था या जीतू भैया, अब चाहे वो पंचायत सीरीज देख लीजिए, चाहे वो कोटा फैक्ट्री देख लीजिए, ही इज एन IITian, ठीक है। IIT में भी सुशांत सिंह राजपूत देख लीजिए, आपको क्या लगता है? ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज ब्रिलियंट, ही वॉज फिजिसिस्ट काइंड ऑफ द पर्सन, ही वॉज क्रेजी अबाउट द फिजिक्स, बट स्टिल he was crazy about the dance, he was crazy about the acting, he left his engineering in between and came into this, ठीक है। तो what I mean to say, कॉलेज में उनको मौका मिला क्योंकि वो शायद उस टाइम तक हमारे क्लब्स और ये सब बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, लेकिन आज के टाइम में है ना। तो what I mean to say, मैं 50% अग्री हूँ और 50% डिसअग्री हूँ इस पॉइंट से, क्योंकि जो हमारे क्लब्स हैं, जो हमारी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज़ हैं, जो क्लासरूम के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट होती हैं, दैट इज एक्चुअली बीइंग डिजाइन कीपिंग लॉट्स मेनी थिंग्स इन माइंड, वैरायटी ऑफ द स्टूडेंट्स। हम सेक्शंस हैं स्कूल में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टैंडर्ड में देयर आर 5 सेक्शंस, राइट? हाउ वी segregate those students in those sections? There is no क्राइटेरिया एज ऑफ नाउ। कैसे होता है कि एक सेक्शन फुल हो गया तो नेक्स्ट सेक्शन में एडमिशन, नेक्स्ट फुल हो गया थर्ड में एडमिशन। क्या वो हम सेक्शन सेग्रीगेशन यूज नहीं कर सकते सो दैट एजुकेशन सिस्टम शुड बी डिफरेंट फॉर एवरीवन? आप अंडरस्टैंड कीजिए डेप्थ में, अगर हम समझने की कोशिश करें। प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। आई वाज वर्किंग इन अजंता एंड वी वर यूजिंग लाइक दिस कि जो बच्चा बहुत क्रीम है ना, उसको हम उठा के क्या करते थे, एक सेक्शन में रखते थे, और जो थोड़ा सा मीडियोकर है उसको दूसरे सेक्शन में। कैन यू बिलीव ऑन दिस व्हाट द पेरेंट्स थिंक? हमारा बच्चा तो, ये आते ही PTM का फर्स्ट डायलॉग होता था, हमारा बच्चा तो वैसे ही B सेक्शन में है मैम, वो तो क्या ही करेगा, आप शिकायत ही बताओगे। वो एडुकेट करने की जरूरत है ना पेरेंट्स को। आप समझो एक पॉइंट को, मुझे हमारी प्रॉब्लम क्या है अभी भी हमारे कंट्री की, आपने जो मेंशन किया कि हमने एक सेक्शन को, ए सेक्शन को सेग्रीगेट किया, वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, राइट? वो ब्रिलियंट तो सारे हैं मैम। नो, आई मीन जो एजुकेशन में ज्यादा जानना चाहते हैं, जो बुक्स में ज्यादा। मैं एक एजुकेशन सिस्टम को अगर क्लोजली ऑब्जर्व करूं, फॉर एग्जांपल एक क्लास में 40 बच्चे हैं, एक बच्चा टॉप करता है और एक बच्चा फेल होता है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। सेम एनवायरनमेंट, राइट? सेम टीचर, सेम बुक्स, सेम क्वालिटी, the combination of the teacher and the child's interest जो बच्चे का है ना, वो इंटरेस्ट नहीं है। टीचर ने जितना एफर्ट फर्स्ट आने वाले को लगाया ना, उतना ही एफर्ट फेल होने वाले को लगाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो एजुकेशन सिस्टम, अगर हम इसको सेग्रीगेट करें नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। अब एक बात सोचो, आपकी क्लास में अगर 4 एक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल 10 एक्टर्स हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं, अब वो 10 सेक्शंस में अलग अलग जगह बैठे हैं। अब उनके पास कोई बात करने को ही नहीं है अपनी क्लास में कि वो एक्टिंग के बारे में डिस्कशन कर सके। अब जब वो 10 एक्टिंग वाले बच्चे एक ही सेक्शन में बैठे हैं, जस्ट इमेजिन द एनवायरनमेंट दे आर गोइंग टू गेट। या डेफिनेटली ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि हमारे स्कूल में मिसिंग है। आज भी हम अगर बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, मिसिंग नहीं है, शायद मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, क्लास में 2 बच्चे बात कर रहे हैं ना, तो टीचर को हमेशा लगता है पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। टीचर हमेशा पूक करता है, इनडिसिप्लिन कैटेगरी में डाल दिया जाता है, चुप करके नहीं बैठ सकते क्लास में। अरे नाउ इफ आई एम गेटिंग समवन टू डिस्कस समथिंग, आई विल डिस्कस नो, व्हाई शुड आई स्टॉप इन बिटवीन? मुझे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक, शायद इन्हीं चीजों को रिजॉल्व करने के लिए क्लब सिस्टम और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया, और उसका ही एक्चुअली आप कह सकते हो कि ये, मैं आपको एक अपना एक्सपेरिमेंट भी बता सकती हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, मैंने बोला टीचर का और बच्चे का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन वो कब बनेगा? जब टीचर जो है इंडिविजुअल बच्चे को सिर्फ डेली के अगर 5 बच्चों को पकड़ ले, जो उसको लग रहा है कि ये इनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं,
सिर्फ उनको 2-2 मिनट बाय वॉच 2-2 मिनट उनको इंडिविजुअल अकेले में बैठ के तसल्ली से उससे बात कर ले, इट्स माय गारंटी इट विल वर्क। सुनते नहीं है ना टीचर्स, सुनना ही नहीं चाहते। वही ना, वो क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस बन चुके हैं स्कूल्स में, दैट इज वन ऑफ द पॉइंट। एक बच्चा गुरु नहीं है ना, नहीं हो पा रहा, गुरु नहीं है, एग्जैक्टली, मेंटोरशिप नहीं है। अब आज अगर मैं एक स्टार्टअप चला रहा हूँ, मेरे आज भी मेंटोर है, मैं उनके साथ एक घंटा डिस्कशन करता हूँ कि मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, कैसे करना है, यू नो। अब मेरा अगर मेंटोर बोले कि फालतू की चीजें डिस्कस नहीं करनी, सिर्फ रेवेन्यू डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है, तो मैं ओपन अप नहीं हो पाऊंगा। तो गुरुकुल अगर हम बात करें, गुरुकुल में गुरु और शिष्य का जो रिलेशन होता था वो 24/7 का था, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द ट्रूथ, बट दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग व्हिच आई हैव डन with the students. मतलब when I was even teaching in the classes, तो तभी भी यही था, because I was dealing like 9 to 12th only since beginning. तो बड़े बड़े बच्चे थे, इस बड़े बच्चों की तो एक प्रॉब्लम और भी होती है जो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। everyone is like running in the race. LN कर लो ज्वाइन, कोटा चले जाओ, सीकर चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ फिटजी कर लो, whatever. लेकिन वहाँ मुझे आई पर्सनली टेक इट कि और किसी से ज्यादा जिम्मेदार पेरेंट्स हैं। वही कह रहा हूँ, पीयर प्रेशर है ना वहाँ पे। पीयर से ज्यादा तो पेरेंट्स का प्रेशर है, मुझे पर्सनली लगता है। पेरेंट्स का प्रेशर इसलिए है बिकॉज वो ड्रीम जो खुद नहीं फुलफिल कर पाए, वो अपने बच्चों को फुलफिल करवाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। आई रिमेम्बर द टाइम मैंने अपनी डॉटर को उसी की चॉइस से, कंडीशंस अप्लाइड, वी हैव नेवर डिस्कस इन माय फैमिली कि हमें बच्ची को 10th कर लिया है, उसने क्या करना है। ओनली आई हैव डिसाइडेड कि शी वाज स्टडिंग इन ICSE बोर्ड, तो अगर 90 से कम % आता है तो आई विल गाइड हर टू गो फॉर BSc। अगर 90 से माइनस आता है तो और प्लस आता है तो इंजीनियरिंग के लिए ओके है। तो 90+ आ गया, इट्स ओके, कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं बचा। अच्छा जी क्या करना है, मम्मा फिटजी ज्वाइन करा दो, ओके। तो बहुत सारे टेस्ट दिलवा दिए, फिटजी गए, फिटजी में भी ठीक ठाक सा स्कॉलरशिप ले लिया उसने, एकेडमिक्स में उनको 100% मिल जाता है, गए। और आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड फिलिंग द फॉर्म्स एंड द पर्सन हु वॉज कोऑर्डिनेटिंग विद अस, ही वॉज नोन टू मी एंड ही वॉज शोइंग मी कि मैम आप 10 मिनट में जब तक ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ, बस आप ये ऑब्जर्व करना कि कितने पेरेंट्स आते हैं। आप बोलते हो ना, मैं उसको हमेशा वो करती थी कि क्यों बच्चों के ऊपर आप लोगों ने अत्याचार कर रखे, 6 से आप फिटजी में दौड़ा देते हो। तो बोले आप देखिएगा जिम्मेदार कौन है। मीन्स आई रिमेम्बर द चाइल्ड वॉज स्टैंडिंग लाइक दिस, लिटरली बिल्कुल गंदा सा मुंह बना के, कोई इंटरेस्ट क्या, बिल्कुल मुंह बना के खड़ा हुआ। एंड फादर इज, फॉर्म भरो, हाँ जी बेटा 6 महीने का भर दूं या पूरी साल का भर दूं, मुझे नहीं पता। मतलब दिस वॉज द कॉन्वर्सेशन एंड इट्स नॉट ओनली वन, एटलीस्ट 90%। क्योंकि उनको क्या दिखता है, मेरे बच्चे की फोटो आएगी। आप देख लीजिए, जब जैसे UPSC का रिजल्ट आता है, एक फोटो हर कोचिंग के, हर कंपनी ने लगा रखी, सारी कंपनियों ने लगा रखी होती है, उसने मेरा ये लिया, व्हाटएवर। और उसने कुछ भी नहीं किया होता किसी से। सो डाउन द लाइन जो मुझे सारी प्रॉब्लम का जो जड़ लगता है ना, वो लगता है इमोशनल इंटेलिजेंस पे वर्कआउट है 0। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो स्कूल्स हो, every school is working for their results, क्योंकि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिखाना है। every parent is working for their own egos, कि भाई मेरे बच्चे ने अगर एग्जाम दिया तो टॉप पे आना चाहिए। मैं क्या बताऊंगा आप कंपनी में बैठ के जब डिस्कशन होगा, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, आपका बच्चा क्या कर रहा है, चाहे वो मदर है तो क्लब में किटीज में बता रही है या व्हाटएवर। सो आई फील आई एम लाइक 50-50% फॉर वन एजुकेशन, बट उसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है। अगर हम वी विल बी वर्किंग फॉर इंटेलेक्चुअल फॉर द स्टूडेंट्स, देन वी नीड टू इक्वली वर्क फॉर द इमोशंस। मुझे ऐसा लगता है इसमें गवर्नमेंट को नहीं, स्कूल्स ही सिस्टम को चेंज कर पाएंगे 100%। और नॉट ओनली द स्कूल्स बट द पेरेंट्स, उनको सेट करना पड़ेगा। आप ये बताइए मुझे, आप अपना बचपन याद कर लीजिए, मेरा छोड़ दीजिए। आपको कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने घर आके मम्मा से शिकायत की और आपको डांटनी पड़ी? पॉडकास्ट मेरा है, मैं होस्ट कर रहा हूँ आपने। स्टिल समटाइम्स इट रिवर्स, है ना? कभी होता ही नहीं था, क्योंकि हमें ही डांट पड़ जाती थी। नहीं, टीचर वाज राइट, यू आर रॉन्ग, थप्पड़ और लगेगा अगर दोबारा से बोला तो। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में ये चीज बोली है कि 2nd ग्रेड में मेरे प्रिंसिपल ने एक नोटिस भेजा था कि मेरे पेरेंट्स को मिलना चाहते हैं। माय पेरेंट्स
पूरी रात सो नहीं पाए थे कि इसने क्या किया होगा, क्या किया, जस्ट exactly, इमेजिन exactly. मेरे से बिना डिस्कस किए कि तूने कुछ किया ही नहीं किया, एंड उन्होंने श्योर थे वो कि हमारे बच्चे ने कुछ गड़बड़ किया होगा। आज के पेरेंट्स क्या उल्टा बोलते है, हैं, सेम रिवर्स, हम देख लेंगे, तो स्ट्रेस मत ले, हम देख लेंगे। तो कहाँ जड़ कहाँ है? पेरेंटिंग। पेरेंटिंग ही प्रॉब्लम है। अगर पेरेंटिंग ठीक हो ना तो किसी प्रकार का आपका स्ट्रेस है, ना ही किसी प्रकार का आपके पास कोई एंजाइटी है, और ना कुछ है। आई अप्रिशिएट दोज काइंड ऑफ द पेरेंट्स, दोज हु आर सेलिब्रेटिंग देयर रिजल्ट्स एट 60%। आज भी है, होना चाहिए। मैंने आज तक, माई डॉटर हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम बिट्स पिलानी, मैंने कभी नहीं पूछा कि मार्क्स कितने आएंगे या पेपर कैसा हुआ। सिर्फ एक ही पूछती हूँ, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कितने थे जो आपको आते नहीं थे, सिंस व्हेन शी वाज इन क्लास 2। दैट्स इट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि आपकी नॉलेज कितनी है, मार्क्स का क्या है। अगर आप 98 भी ले आओ और अगर आप लाइफ में कुछ नहीं हो तो दैट इज कंप्लीटली जीरो। बहुत सारे एग्जांपल्स आज के टाइम पे आ चुके हैं ना ये सब, टॉपर्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग बट बैकबेंचर्स आर मेकिंग हिस्ट्री। मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगी, कॉलेज का नाम नहीं लूंगी, बट आई नो बिकॉज मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड पूरा यूनिवर्सिटी से ही है। माय फादर हैज बीन रिटायर्ड एज द college principal, PG college principal, and my maternal uncle मामा जी was like pro vice chancellor of Agra University। तो वो सारे बड़े बड़े लोग हैं मेरे उसमें फैमिली में, तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। आई रिमेंबर किसी ने मुझे बताया फैमिली में से ही, Tier 1 कॉलेज की बात बता रही हूँ, 10 CGPA वाले को कॉलेज ने हाथ जोड़ के भाई जॉब दे दो इसको, क्योंकि 5 CG वाला तो अपने दम पे ले गया, स्मार्ट था क्योंकि उसने लाइफ स्किल सीखा। आप ये बताइए, आप भी किसी को हायर करते हैं, आप मार्कशीट तो बाद में देखते हैं। मेरे कॉलेज का टॉपर बहुत बार हमें रिज्यूमे भेज चुका है, मतलब जो मेरे बैच का 10 CG पे स्कोरर था, मैं कई बार देखता हूँ आज भी ही इज एक्सपेक्टिंग 35-40,000 अ मंथ। मतलब बहुत बुरा लगता है देख के अंदर से कि मेरे कॉलेज का टॉपर क्या। ये तो हम यूजुअली स्कूल में कहते हैं, जो शैतान बच्चे होते हैं ये कंपनी खोल के बैठे होंगे, जो ये पढ़ने वाले हैं ना इनके यहाँ नौकरी कर रहे होंगे। We used to say कि उनको डांटो नहीं, they are creatives because they are not taking any kind of the stress। टीचर डांट जाए, प्रिंसिपल डांट ले, पड़ोसी डांट ले, कोई और डांट ले, फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने वो करना है बस, उनको भी डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनको अगर कुछ गड़बड़ करे उनको समझाना है क्या सही और क्या गलत, वो भी जरूरी है। चैनलाइज करना है कि बेटा शांति से बैठ, 10 मिनट बैठ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कंट्री ना बिना लॉजिक्स के चलता है। फॉर एग्जाम्पल बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं है उसका, कि नज़र लग गई आपको, यू नो व्हाट डू मीन बाय नज़र लग गई। अब मेरे माइंड में वो वर्ड से जब मैंने इतनी बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी, ये लॉजिक्स पढ़ने शुरू किए, तो मुझे लगता है कि यार कितना ही लॉजिकल समझाया गया था हमारे पेरेंट्स ने हमें कि नज़र लग गई। अरे साइंटिफिक रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वेंट टू सम वेडिंग, आई वाज स्मॉल, मैं कल ही कोई डॉक्टर का रील देख रहा था, बच्चे छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4 महीने के, तुम लाउड म्यूजिक में ले जाते हो और उसके बाद वो बच्चा घर आके बेचैन होता है और परेशान होता है, तुम ये बोलते हो कि हमारा बच्चा इतना सुंदर दिख रहा था, उसे नजर लग गई। सो एवरीथिंग हैज अ साइंटिफिक रीजन। हमें ना पढ़ाए नहीं जाते साइंटिफिक रीजंस, हमें बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी समझाई जाती है कि जिसका कोई साइंटिफिक रीजन ही नहीं है। मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी शायद वो चीजें मेरे माइंड में डाली होंगी। फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे को हेयर कट नहीं लेना, व्हाट इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, बताया नहीं। हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि इसके पीछे लॉजिक नहीं होगा, आई एम श्योर कोई लॉजिक होगा। उन्होंने किसी ने उनको बताया लाइफ में और उन्होंने आगे मेरे में पास आउट कर दिया, यू नो, पास कर दिया उसको। अब मैं अपने बच्चे में पास करने से पहले सोचूंगा ना कि यू नो लॉजिक भी है कुछ कि ऐसे ही बताए जा रहे हैं। उसका रीजन है, मैं बताती हूँ। जब शायद हम ह्यूमन रेस जो थी वो सिस्टमैटिक जब रहना शुरू किया, क्योंकि आई बिलीव इन दिस ऑल कल्चर एंड सनातन को धर्म कहते हैं, सनातन को धर्म कहते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस हाउ टू लिव परफेक्टली। एजुकेशन है, हाउ टू लिव, सारे रिलीजन ही एजुकेशन है इवेंचुअली। exactly. हम लोगों ने बनाया हुआ है रिलीजन, राइट, बिकॉज बायस्ड होता जा रहा है। वो तो पॉलिटिकल ये वो सब कुछ होता जा रहा है। अदरवाइज आप बहुत डीप में जाएंगे, एवरीथिंग इज सिस्टम। सारी बुक सेम है, सारी चाहे वो गीता पढ़ लो, चाहे बाइबल पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, व्हाटएवर वी रीड, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ लो, कुछ भी। आप एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा सा रिलीजियस स्पिरिचुअल चला जाता है। कृष्ण जी को हमेशा देखिए, बांसुरी होगी और एक छोटी सी स्माइल होगी। रीजन, दिस इज द परफेक्ट पिक्चर फॉर अस टू लिव, टू फॉलो।
सिचुएशन कुछ भी हो, चैन की बंसी बजाओ, थोड़ी सी स्माइल रखो, अपने आप स्ट्रेस चला जाएगा. दैट इज द बिगेस्ट लेसन द कृष्ण वांट्स टू से. हर जो भी हमारे गीता में, गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो भी करेक्टर्स एक्सप्लेन किए गए हैं ना, वो ह्यूमन को समझाने के लिए एक्सप्लेन किए गए हैं कि अब उस टाइम पे इतना एजुकेशन तो नहीं था ना, लोगों को समझ में नहीं आते थे लॉजिक्स, तो थोड़े लोगों को जो समझ में आते थे उनको उन्होंने धर्म के नाम पे समझाना शुरू कर दिया. दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट. बाल ना धोने का रीजन, सेव द वाटर. क्यों पीपल की पूजा, क्यों बरगद की पूजा, इसकी पूजा, सारे पेड़ पौधों की पूजा हिंदुस्तान में होती है. कहाँ गई ग्रीनरी अब? अब तो सबको एसी चाहिए और सबको बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए. तो फिर आप दोनों में से एक ही चॉइस कर सकते हो, या तो नेचर या अपने आप को नर्चर कर लो. So that is, I believe कि everything is having the logic and very positive side is there. चाहे वो आप धर्म में स्पिरिचुअली देख लीजिए, चाहे वो NEP की बात करें. कोई भी देखिए, जब इंटेलेक्चुअल्स बैठते हैं ना, कोई भी गलत तो सोच के नहीं करेगा. सोसाइटी को सबसे सर्वोपरि रखा जाता है, चाहे वो धर्म हो, चाहे किसी भी चीज़ का डिसीजन हो. उनके जो भी 8, 10, 50 जो भी लोगों की कमेटी है, वो जो भी कमेटी बैठती है, वो हमेशा ये ट्राई करते हैं कि एक मैक्सिमम क्राउड का बेनिफिट कैसे हो, एंड दे आर वर्किंग फॉर दैट. तो यहाँ जो मुझे लगता है NEP का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, NEP इज बेसिकली नथिंग, वो सारा सिस्टम पुराना था, उसी को इम्प्लीमेंट रिफाइन करके दे दिया नई पैकेट में. जो नया पैकेट उन्होंने किया है, वो किया है ताकि वो जो अंदर की चीज़ है वो कॉन्टेंट सेफ रहे. इंग्लिश 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 इतना हो गया. आज भी हरियाणा में चले जाइए तो आई फील इंग्लिश इज एट द टॉप, एट द टॉप. फिजिक्स में कितना भी अच्छा बच्चा हो, कितना भी केमिस्ट्री में हो, वो बेचारे को इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि वो, क्योंकि अभी भी हेजिटेट करता हूँ. मतलब आई मैट विद द पेरेंट्स, दैट काइंड ऑफ द पेरेंट, मैडम और कुछ नहीं चाहिए आपसे, मेरे बच्चे को ना बस अंग्रेजी बोलना सिखा दीजिएगा. मैंने कहा ऐसा क्यों? कि अच्छा, इतने हेजिटेंट होते हैं. मैं और आप आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बात कर रहे हैं, दे आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ द कॉन्फिडेंस टू लुक इन टू माई आईज कि मैम वो ऐसे ऐसे बात करेंगे, मैम वो मेरे जैसे मैं आज भी फीमेल से बात करने में हेजिटेंट होता हूँ, क्योंकि वो पेरेंटिंग उस तरीके की गई है. राइट. सो डाउन द लाइन आई बिलीव इन वन थिंग, वन इज द पेरेंटिंग. जो बचपन से बच्चे को सिखाया जाता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. कभी कोई सुसाइड बच्चा कर ही नहीं सकता अगर उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना दो तो. एंड तभी बोलते हैं ना, एक गरीब का बच्चा हमेशा गरीब क्यों रह जाता है और अमीर का बच्चा अमीर क्यों होता रहता है, बिकॉज़ बचपन से वही एनवायरनमेंट देखा है. रिच डैड पुअर डैड, इट स्पीक्स लाइक दैट ओनली. वेरी वंडरफुल बुक इज दैट. सो जो भी हम लाइफ में कर रहे हैं उसके भी डॉट्स बनते चले जाते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं. तो 2-3 तो बुक्स भी ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि लाइफ के ऊपर कंप्लीटली बेस्ड हैं. मैं कई बार देखता हूँ, मैं बचपन से एक ही घर में रहा हूँ अपने भाई के साथ, है ना. मेरे भाई और मेरे में क्या डिफरेंस है, मैं 10th क्लास के बाद घर से बाहर निकल गया और 10th क्लास के बाद घर में ही है. कॉन्फिडेंस मस्ट बी राइट. सो जमीन आसमान का फर्क है दोनों में. द रीजन बीइंग एक्सपोजर. लोगों से मिला, सोच बड़ी हुई. जैसे आपने आते बोला ना कि दिल्ली शिफ्ट हुए, NCR शिफ्ट हुए हम जब, तो उस प्लेस पे थे हम लोग, यू नो. हाँ, तो अब हमें फर्क नहीं पड़ता. आज हम दिल्ली रह रहे हैं, बैंगलोर रह रहे हैं, बॉम्बे रह रहे हैं, हमारे लिए अब सब सेम है. टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने 2.5 ईयर लगभग मैंने भिवानी में जॉब किया है, एंड एवरीवन वाज लाइक गुड़गांव से यहाँ, गुड़गांव से यहाँ. मतलब इवन द स्कूल पीपल वर आल्सो आस्किंग, आप एडजस्ट हो गए? मतलब आई वाज लाइक, क्यों पूछ रहे हो यार क्वेश्चन? जो गुड़गांव में जिसने जो एडजस्ट हो गया, दुनिया में कहीं हो सकता है. अब दिल्ली में रहने के बाद मुझे कभी कभी लगता है कि यू नो आई शुड गो बैक टू गांव. एग्जैक्टली. वहाँ पे लाइफ तो है ना यार, आप फ्रेश खा रहे हो, फ्रेश एयर ले रहे हो आप. That I've enjoyed 2.5 years. I'm sure वो मजेदार टाइम होगा. बहुत ज्यादा. बस एक वो sometimes when you are like feeling alone or something, जैसे यहाँ गाड़ी उठाई और आप मॉल्स में कहीं भी चले गए, अकेले भी चले जाते, वो बस वो मिसिंग था. बाकी एवरीथिंग वाज देयर. मैं साल में एक ट्रिप, सोलो ट्रिप तो खैर बहुत करता हूँ, बट एक ट्रिप मैं जरूर जाता हूँ, ऑरोविल. So that's near Pondicherry. Okay. अभी भी वो पूरा प्रिजर्व्ड जंगल है. So I spend almost 10 days there. No phone, nothing. जंगल में स्पेंड करता हूँ मैं, और मतलब वहीं पे हॉस्टल्स में रुकता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ. ऑलमोस्ट 50 नेशनैलिटीज रहती हैं वहाँ पे एक टाइम पे, और इंडियंस बहुत कम जाते हैं बिकॉज मॉल्स नहीं है, अल्कोहल नहीं है उस सिटी में, और मतलब बड़ा ही प्यारा सिटी है वो. सो यू नो व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट योरसेल्फ विद योरसेल्फ, रूट्स के साथ आप जुड़ते हो, तो वो भी चीज़ मेंटल, आपने जो बोला, यू नो मेंटल हेल्थ
वहाँ से इंसान का इंसान, इम्प्रूव हाँ। होता है। क्योंकि जो आज का प्रॉब्लम जो मुझे चाहे किसी भी चीज के लिए ले लीजिए, वो सारा घूम फिर के आपको, मुझे तो जब से सोचना शुरू किया है मैंने जॉब के बाद, तब से मुझे मतलब आई फील 3 to 4 years after my job I have started realizing it that parenting is a crucial thing. सबसे पहली बात, क्योंकि अगर पेरेंट्स ने बच्चे को इतना इमोशनल स्ट्रॉन्ग बना दिया, बच्चा कहीं नहीं मात खाएगा, ना कभी सुसाइड के सोचेगा। ट्रू। जब आप बच्चे को गोद से, आई रिमेम्बर, मैं आपको एक इंसिडेंट कोट कर सकती हूँ। व्हेन आई वेंट टू पिलानी, ओरिएंटेशन चल रहा था, तो वहाँ ओरिएंटेशन में वाइस चांसलर जी बोल रहे थे, ऐसा सब कुछ चल रहा था, ऐसे ऐसे ही यूज्ड टू से लाइक दिस कि वी आर ट्रीटिंग योर चिल्ड्रन लाइक एडल्ट्स, मतलब 15 दिन में वो एडल्ट बन जाएगा। हम माएँ जो है बच्चों को 12वीं तक तो ऐसे लगा के रखती हैं सीने से कि बस। तो बहुत देर तक सब चलता रहा। देन दे हैव लाइक एट द लास्ट ओपन हाउस शुरू हुआ, तो वन मदर एक्चुअली रेज द हैंड, 2 थिंग्स वर देयर, 2 क्वेश्चन बड़े अजीब थे। एक ने कहा कि सर आपके यहाँ एसी नहीं है, चुरू एक ऐसा एल्टीट्यूड पे है जहाँ हाईएस्ट सर्दी और हाईएस्ट गर्मी पड़ती है, मतलब गर्मी में आप इनटॉलरेबल होता है और सर्दियों में भी इनटॉलरेबल होता है। तो मुस्कुराए और बोले कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहां आप इस चीज को प्रोसीड कर सकते हैं, दिस इंस्टीट्यूशन इज फॉर मेड ओनली फॉर द एकेडमिक्स और समथिंग लाइक दैट। दूसरे ने, एक उसी मदर ने बोला अच्छा इट्स ओके। देन सर एक चीज तो होनी चाहिए कि जैसे हमें रिपोर्ट मिलती रहे बीच बीच में, जैसे स्कूल्स की आदत होती है ना, या पेरेंट टीचर मीटिंग हो गया, रिपोर्ट कार्ड आ गया, PT2 हो गया, मतलब ही लाफ्ड अ लॉट। कहता है मैम आंचल से निकाल दीजिए, एडल्ट टाइम भी है। आई टोल्ड यू वी आर ट्रीटिंग देम एज एन एडल्ट। हफ्ते में एक फोन करना है, डेली नहीं करना है। मतलब ही हैज स्पोकन लाइक दिस। सो वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। I've seen parents जब जाते हैं बच्चा को छोड़ने रोना शुरू कर देते हैं, इमोशनल स्ट्रांग नहीं। My daughter is always complaining, मम्मा you are not the traditional mom who is crying always। मैं तो रो नहीं सकती, तो मैं इतना बड़ा कर दिया, तो मैं इतना इंडिपेंडेंट बना दिया। I have never stopped her for doing anything। 12th में तो उसको अकेले मैंने बाई प्लेन भेज दिया था पूना, जाओ एग्जाम दे के आओ, अपना इंटरव्यू दे के आओ और आ जाओ वापस। तो दैट्स इट। कैसे सीखेगा? तभी तो प्रॉब्लम आता है ना। Although my daughter is basically very introverted child, but because I have literally pushed her into the college कि मैं नहीं आऊंगी, जो प्रॉब्लम है वो फोन पे बता दो। फोन पे डिस्कस करती है, आज भी सारी चीजें डिस्कस करती है। When she came back from the college, she was the complete different personality। कहाँ बात किस में पार्टिसिपेशन करना, इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो। मम्मा पढ़ाई अफेक्ट होगी, मैंने कुछ नहीं चाहिए, मुझे 10 CGPA चाहिए नहीं, चाहिए ही नहीं। वो तो मुझे पता है कि तुम बचपन से पढ़ रही हो, थोड़ा बहुत ठीक है, इट्स ओके, मैथ्स अच्छा है, इट्स ओके, आगे लाइफ स्किल सीखना जरूरी है। एंड नाउ आई एम प्रीटी श्योर एंड कॉन्फिडेंट, नाउ शी डजंट नीड मी at any point। self-dependent human being है। So I mean this is one of the example कि parenting है। वो बच्चा रूममेट बहुत रिच थी, मामा वो तो बहुत रिच है, सिर्फ एक सेंटेंस बोला था। मैंने कहा वो फीस हमसे ज्यादा दे रही है क्या? नहीं। मैंने कहा फिर सेटल डाउन। तो वो हमें बचपन से बच्चे को सेट करना होता है। तो वो डाउन द लाइन पेरेंटिंग के बाद आप उसी सिचुएशन को नेगेटिव ले जाएंगे तो बच्चा आपके साथ खड़ा हो जाएगा स्कूल से और कॉलेज से लड़ने के लिए। अगर उसको पॉजिटिव ले लेंगे, नो प्रॉब्लम्स, दैट वुड बी कन्वीनियंट फॉर हिज और हर लाइफ एंड फॉर अस आल्सो। एंड स्कूल भी सही, देश भी, जब पहले अपना भला करे उसके बाद अपने आप भला होता चला जाता है। दैट इज द वेरी ट्रू। मजा आ रहा है आपके साथ बात करने का, और ये पॉडकास्ट ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 घंटे का रिकॉर्ड कर चुके हैं और टाइम पता नहीं चला, तो वी कांट गो बियॉन्ड नाउ। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, और इसको कंक्लूड करते हैं। क्या आप एक मैसेज देना चाहते हैं पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, कम्युनिटी को, एजुकेशन कम्युनिटी को, बिकॉज सारे पार्ट हैं इसका, बच्चे, पेरेंट्स, 1 लाइनर आप क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि शायद समझ आ जाए ये लाइन तो हमारा सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है और बेटर कर सकते हैं हम? One important, most important message to everyone,
एक्सेप्ट द चाइल्ड, बिकॉज Yeah. चाइल्ड इज चाइल्ड. Yeah. वो अपने आप को बड़ा होके समझ लेते हैं थोड़े से बड़े. बट एक मैसेज जो कॉमन है, जो मैं ट्रेनिंग्स में भी कहती हूँ, नो टीचर कैन बी अ टीचर टिल द टाइम ही और शी treats herself as the mother of individual child. Number one. The same is with the institution. आप बिजनेस कीजिए, एक साइड है, लेकिन पहली प्रायोरिटी बच्चे की होनी चाहिए, बच्चे के इमोशंस की होनी चाहिए. द सेम मैसेज गो टू द पेरेंट्स कि प्लीज अपनी जो लाइफ के बच्चे कुछ इरादे हैं या सपने हैं वो उनको ना थोप के उनसे तो ट्राई कीजिए ना कि वो कितना ज्यादा फ्लाई कर सकते हैं. लाइन बड़ी डेप्थ में बोली है जो मेरे दिमाग में घुस गई है कि अगर एक टीचर हर बच्चे को अपना बच्चा मानना शुरू कर दे तो सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा. बिल्कुल चेंज हो जाएगा. Lots many examples are there which Right. even I have tried and Yeah, implemented this. yeah. And मुझे थोड़े मतलब 5-6 साल के बाद ही लोग जब रिवर्ट करने लगे तब मुझ में कॉन्फिडेंस आया कि मेरा काम सही था. तो बच्चे आए कि मैम आपने एक बार ये बोला था, तो उसकी वजह से मैं आज ये हूँ. मैंने कहा अच्छा. मतलब उस टाइम खुद पे बिलीव नहीं होता. हम भी बच्चे ही होते हैं उस टाइम पे. बिल्कुल हमारी वाली जनरेशन तो बहुत पीछे से ग्रो हुई थी. आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं. तो आई फील पेरेंटिंग सिर्फ ड्यूटी नहीं है पेरेंट्स की. टीचर भी उतना ही पेरेंट है जितना ही टीचर. तो इमोशनल, इंटेलेक्चुअल सभी स्किल्स पे काम किया जाए तो आई फील एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल. बिकॉज ब्रेन तो हमारा इंडिया में सबसे ज्यादा है. दैट इज प्रूवन फैक्ट. दैट इज वेरी ट्रू. Thank you so much, Mom, Thank you. Nice to talk to you. Taking out your time. Thank you so much.